कहानी दोस्तों की महत्ता। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, राहुल, सारा और मोहन। वे तीनों हमेशा साथ खेलने, पढ़ाई करने और एक दूसरे की मदद करने में लगे रहते थे। वे अपना समय मिलकर खेलते, पढ़ाई करते और एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। एक दिन उनकी गांव में एक बड़ा उत्सव था। उत्सव में सभी गांव वाले शामिल होते थे। राहुल ने सोचा, इस साल हमें कुछ खास करना चाहिए। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम एक नाटक करते हैं। सभी ने खुशी खुशी सहमति दी। तीनों ने मिलकर नाटक की पटकथा लिखी और दिन रात अभ्यास करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद सारा बीमार पड़ गई। वह नाटक की तैयारी में शामिल नहीं हो सकी। राहुल और मोहन थोड़े चिंता में पड़ गए, लेकिन उन्होंने सारा को अकेला नहीं छोड़ा। वे उसके घर जाकर पढ़ाई करते और उसका मनोबल बढ़ाते। जब उत्सव का दिन आया, तब राहुल और मोहन ने नाटक में सारा की भूमिका को निभाने का फैसला किया। उन्होंने सारा का नाम नाटक में रखा और उसे बुलाया। जब नाटक शुरू हुआ तो सारा ने अपनी बीमारी के बावजूद नाटक में आकर अपने दोस्तों का साथ दिया। तीनों ने मिलकर नाटक को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया और लोगों ने उनकी प्रशंसा की। मोरली इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे का सहारा बनना बहुत महत्वपूर्ण है। बुनकर की पत्नी चिंतित होकर अपने साधारण घर में चक्कर लगा रही थी। उसके चेहरे पर लालच की विकृति थी, क्योंकि वह अपने पति के जिन्न के साथ मुठभेड़ के बारे में सोच रही थी। बुनकर के चेहरे का क्लोजअप, जिसमें उलझन और पछतावा झलक रहा था, क्योंकि वह अपनी नई रूपरेखा को देख रहा था। अतिरिक्त हाथ अजीब तरीके से फैले हुए थे। एक गांव में एक बुनकर और उसकी पत्नी रहते थे। वह जंगल में गया लकड़ी लेने, जिसे उसे अपने करघे की मरम्मत के लिए चाहिए था। जैसे ही उसने पेड़ को काटना शुरू किया, वहां एक जिन्न प्रकट हुआ और उससे उसके निवास को न काटने का अनुरोध किया। इसके बदले जिन्न ने बुनकर को जो चाहा वो देने का वादा किया। बुनकर जंगल से लौट आया और इस बारे में अपनी पत्नी से चर्चा की। उसकी लालची और मूर्ख पत्नी ने बुनकर से कहा कि वह जिन्न से एक अतिरिक्त सिर और 2 अतिरिक्त हाथ मांगे, ताकि वह ज़्यादा सोच सके और ज़्यादा काम कर सके। मूर्ख बुनकर ने सहमति जताई और वापस जिन्न के पास गया। जिन्न ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। बुनकर खुशी खुशी गांव लौट गया, लेकिन लोग उसे एक राक्षस समझकर पीट पीट कर मार डाला। सही निर्णय लेने की कमी कई अवसरों को चूकने का कारण बन सकती है। एक छोटे से गांव में एक अजीबोगरीब समाज बसता था, जहां लोग रात के समय घर से बाहर नहीं निकलते थे। गांव के लोगों में एक प्रथा थी। कहते थे कि रात में देवी देवताओं की आत्माएं भटकती हैं। लेकिन एक युवा लड़की, जिसका नाम राधिका था, ने इस अंधविश्वास को चुनौती देने का फैसला किया। उसने एक रात गांव के पुराने मंदिर में जाने का साहस जुटाया। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था कि गांव के लोग असल में एक दुष्ट आत्मा के वश में हैं, जिसने उन्हें अपने डर से जकड़ रखा है। जैसे ही राधिका ने वह किताब पढ़नी शुरू की, अंधेरे में सन्नाटे के बीच खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। क्या राधिका अपनी हिम्मत से उस आत्मा को परास्त कर पाएगी, या गांव के लोग सदा के लिए उसके जादू के प्रभाव में रहेंगे? कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां राधिका को अपने डर का सामना करना होगा और सत्य को उजागर करना होगा। जैसे ही राधिका ने किताब के पन्ने पलटे, मंदिर के अंदर अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। अचानक चारों ओर से साए प्रकट होने लगे, जो उसे घेरने लगे। राधिका की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और तय किया कि वह डर को पराजित करेगी। पुरानी किताब में लिखी बातें उसे संकेत दे रही थीं कि आत्मा को पराजित करने के लिए उसे अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। क्या राधिका उन आत्माओं के रहस्य को जान पाएगी और अपने गांव को इस अभिशाप से मुक्त कर पाएगी? एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करके फसल उगाता था। एक दिन उसके खेत में एक सुनहरी कौआ आया और उसे कहा, अगर तुम मुझे अपने खेत का 1/4 हिस्सा दोगे तो मैं तुम्हारे खेत को सोने का बना दूंगा। किसान ने सोचा और अपने खेत का 1/4 हिस्सा कौए को दे दिया। कौआ वादा निभाने में असफल रहा और किसान ने उसे भगा दिया। धीरे धीरे मेहनत और ईमानदारी से किसान ने अपने पूरे खेत को समृद्ध और फलदायक बना लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ फल हमेशा मीठा होता है और किसी भी लालच में नहीं आना चाहिए। किसान अब अपने मेहनत के फल का आनंद ले रहा था। उसने
अपनी फसल को बेचकर अच्छी खासी कमाई की और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाया। गांव में सब उसके ईमानदारी और मेहनत की बातें करते थे। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी उससे मिलने आया और उसकी सफलता की कहानी सुनी। वह किसान से बोला, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, यह सच में प्रेरणादायक है। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और मैंने कभी भी लालच में नहीं आया। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन खेती करते समय उसे एक बेशकीमती सोने की अंगूठी मिली। रामू ने तुरंत गांव के मुखिया को बुलाकर अंगूठी लौटाने का निर्णय लिया। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और कहा, तुम्हारी ऑनेस्टी ही तुम्हारी असली दौलत है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ, जहां रामू की ईमानदारी के कारण उसे एक पुरस्कार मिला। इस तरह उसका ईमानदार व्यवहार उसे न केवल समृद्धि दिलाई, बल्कि गांव में सभी के लिए एक प्रेरणा भी बन गया। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। रामू ने अपने ईमानदारी से पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाया, जिससे सबकी जिंदगी में सुधार हुआ। गांव के लोग उसकी ईमानदारी से प्रेरित होकर अपने अपने कार्यों में अधिक मेहनती और ईमानदार बन गए। रामू अब अपनी मेहनत का फल चख रहा था। उसने अपने परिवार को उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां वे खुशी से जी सकते थे। उसकी पढ़ाई ने न केवल उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को नई उम्मीद दी। अब वे एक साथ मिलकर अच्छे भविष्य का सपना देख पा रहे थे। इस सफलता की कहानी यह बताती है कि अगर हम दिल से मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर बनारस में एक गरीब लड़का रामू रहता था। रामू का सपना था कि वह बड़ी पढ़ाई करे और अपने परिवार को खुशहाल बनाए, लेकिन उसका बहुत गरीब था और उसे रोजी रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। रामू ने ठान लिया कि उसे अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करना है। उसने दिन रात काम किया और रात को पढ़ाई की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में दाखिला लेने में सफल हुआ। पढ़ाई के बाद रामू ने एक अच्छी नौकरी पाई और अपने परिवार की जिंदगी बदल दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में बुढ़िया की कहानी मशहूर थी, जो रात को अपने घर के बाहर बैठकर चांदनी रात का मजा लिया करती थी। लोग कहते थे कि वह एक भूत है जिसकी आत्मा अपनी छायाओं के साथ खेलती है। एक रात गांव के युवकों ने उसका सामना करने की ठानी। उन्होंने उसके घर के पास जाकर उसे बुलाया, पर उन्होंने जो देखा वह उनके लिए हैरान करने वाला था। बुढ़िया ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भूतों से डरो मत, मैं तो बस तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखती हूं। उन्होंने महसूस किया कि वह एक दया की आत्मा थी जो अपनी जिंदगी में कभी उनके साथ खेलना चाहती थी। उस रात के बाद गांव के लोग उसे डराने के बजाय उसका सम्मान करने लगे। कुछ समय बाद गांव के बच्चे बुढ़िया के पास इकट्ठा होने लगे उसकी कहानियों को सुनने के लिए चांदनी रात में। उनकी आंखों में उत्साह और जिज्ञासा थी और उन्होंने महसूस किया कि वह सिर्फ एक डरावनी छाया नहीं बल्कि एक प्यारी दादी थीं। अब रात में उसका घर केवल डरावनी कहानियों का केंद्र नहीं रहा, बल्कि गांव की खुशियों का स्थान बन गया। गांव के लोग उसकी कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे और हर रात उसके साथ बैठकर आनंद लेते थे। एक नई दोस्ती ने गांव के दिल को जोड़ दिया, जिससे सभी की जिंदगियां रोशन हुईं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक एक भालू उसके पास आया। किसान डर गया और भागने लगा, लेकिन भालू ने उसे रोकते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूं। किसान ने भालू की बात सुनी
और उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर खेत में काम किया और अंत में किसान को भरपूर फसल मिली। किसान ने सीखा कि कभी कभी हमारी धारणाएं गलत होती हैं और अगर हम घबराहट को छोड़कर दूसरों की मदद करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों की मदद कभी नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी में अच्छाई होती है। जब किसान ने अपनी फसल काटी तो वह बहुत खुश था। उसने अपनी फसल को गांव के लोगों के साथ बांटने का निर्णय लिया। गांव में सभी लोग किसान की उदारता देखकर खुश हो गए। भालू ने भी खुशी से भागकर गांव वालों के साथ जश्न मनाया। सबने मिलकर खाना खाया और बेहतरीन समय बिताया। किसान ने सीखा कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम केवल स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को भी खुश कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता कभी खत्म नहीं होती। एक रंग बिरंगे भारतीय गांव में छोटा अर्जुन को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था, लेकिन वह अन्य बच्चों के साथ शामिल होने में शर्माता था। एक दिन गांव में एक भव्य पतंग उत्सव की घोषणा हुई। अर्जुन की दादी की मदद से बनाई गई उसकी रंगीन पतंग ने सबका ध्यान खींचा। दादी के शब्दों, हिम्मत एक पतंग की तरह है, जब तुम उसे उड़ने दो तो वह ऊंचा उड़ती है, से प्रेरित होकर अर्जुन ने डरते डरते उत्सव में हिस्सा लिया। उसकी पतंग रंग बिरंगी आकाश में ऊंची उड़ती रही और भीड़ की तालियों से गूंज उठी। एक दूसरी पतंग से उलझने के बावजूद अर्जुन ने धैर्य रखा और कुशलता से अपनी पतंग को जीत तक ले गया। उत्सव का पुरस्कार जीत लिया। गांव ने उसकी बहादुरी का उत्सव मनाया और अर्जुन को एहसास हुआ कि डर को पीछे छोड़ने से बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं। सीख, हिम्मत आपको डर को हराने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है, जैसे एक पतंग जो मौका मिलने पर ऊंचा उड़ती है। एक बार कुछ समुद्री नाविक एक बड़े जहाज में यात्रा पर निकले, जिसमें एक पालतू बंदर भी था। एक दिन भयंकर तूफान के कारण जहाज पलट गया और बंदर पानी में गिर गया। डूबते हुए बंदर को एक डॉल्फिन ने बचाया और उसे एक निर्जन द्वीप पर पहुंचाया। वहां बंदर ने झूठी शान बघारने का प्रयास किया, क्लेमिंग कि वह राजकुमार है, लेकिन डॉल्फिन ने उसे बताया कि वह द्वीप का एकमात्र प्राणी है। जब डॉल्फिन चली गई तो बंदर को एहसास हुआ कि उसका झूठ उसे अकेला छोड़ गया है। बाद में जब डॉल्फिन वापस आई तो बंदर ने अपनी गलती स्वीकार की और मदद मांगी। डॉल्फिन ने उसे उसके जहाज तक पहुंचाया, जहां उसे अपने साथियों के बीच सच्चाई अपनाने का एक नया सबक मिला। इस अनुभव के बाद बंदर ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का निर्णय लिया। अब वह अपने साथियों के साथ सच्चाई और मित्रता को महत्व देता था और यह यात्रा उसे हमेशा याद रहेगी। इस प्रकार बंदर ने सीखा कि सच्चाई और दोस्ती ही सबसे बड़ी संपत्ति है और हर यात्रा एक नया सबक सिखा सकती है। एक पुरानी और फटी हुई पुस्तक जो एक रहस्यमय कहानी समेटे हुए है, अपने प्रतिलिपि पर एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। वह गांव की पुरानी कहानियों को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही वह द्विजरक्ष बहरूपिया की वापसी को पढ़ता है, जैसे ही वह पढ़ता है, एक रहस्यमय छाया उसकी परछाई बनकर दिखाई देती है, जो उसे उस जादुई संसार में खींचने का प्रयास कर रही है। एक पल के लिए वह समझ जाता है कि उसकी कहानी उस किताब में छिपी हुई है और एक महाकाव्य यात्रा की शुरुआत होने वाली है। रात का आकाश सितारों से भरा हुआ है और वह अपने साहसिक यात्रा पर निकल पड़ता है, जहां अनंत संभावनाएं उसका इंतजार कर रही हैं। जंगल के भीतर वह एक संकीर्ण रास्ते पर चल रहा है, जहां झिलमिलाती हुई जुगनू उसके मार्ग को प्रकाशित कर रहे हैं और दूर एक रहस्यमय महल उसकी नजरों के सामने है। महल के दरवाजे पर खड़ा होकर वह उसकी भव्यता को देखता है और उसके अंदर से आने वाली रोशनी उसे आमंत्रित कर रही है। एक घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, जहां रात के सन्नाटे में अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। गांव वाले कहते थे कि पास के पुराने खंडहर में एक चुड़ैल का साया रहता है जो रात में भटकती है। एक रात रामू, एक नौजवान जिद्दी स्वभाव का, दोस्तों से शर्त लगाकर उस खंडहर में गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, ठंडी हवा के साथ एक भयानक हंसी गूंजी। अचानक एक काली साड़ी में लिपटी आकृति उसके सामने प्रकट हुई, जिसकी आंखें लाल थीं और बाल हवा में लहरा रहे थे।
रामू की चीख जंगल में गूंज उठी और सुबह जब गांव वाले खंडहर में पहुंचे तो वहां सिर्फ उसका फटा हुआ कुर्ता पड़ा था। उस दिन से गांव में कोई उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के चौक पर दिन की रोशनी में गांव वाले रामू की रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में चुपचाप चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे चिंता और डर से भरे हुए थे। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि उस रात की हंसी अब भी जंगल में गूंजती है और युवाओं को चेतावनी दी कि खंडहर के पास न जाएं। लेकिन एक रात कुछ निडर युवा दोस्तों ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। जैसे ही वे खंडहर के करीबी पहुंचे, अचानक रात के अंधेरे में एक आहट सुनाई दी और उनमें से एक ने कहा, क्या तुम्हें वो हंसी सुनाई दे रही है? उसी क्षण काली साड़ी में लिपटी आकृति फिर से प्रकट हुई। सबके दिल धड़कने लगे। कहानी एक बुनकर की मेहनत। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बुनकर रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। रामू अपने हाथों से सुंदर कपड़े बुनता था और उसकी कला की हर कोई सराहना करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक समस्या थी। गांव में एक व्यापारी था जो रामू की मेहनत की कीमत नहीं समझता था और हमेशा उसे कम पैसे देता था। एक दिन रामू ने सोचा कि अगर वह अपने गांव के बाहर जाकर अपनी कला को और भी लोगों तक पहुंचाए तो शायद उसकी मेहनत का सही मूल्य मिले। उसने अपनी पूरी जमा की हुई पूंजी से एक छोटी सी दुकान खोली जहां उसने अपने कपड़े बेचना शुरू किया। पहले तो बिक्री धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग उसकी कला के दीवाने हो गए। रामू की दुकान पर आने वाले ग्राहक उसकी मेहनत और कला की तारीफ करने लगे। उसकी दुकान की पहचान दूर दूर तक फैल गई। अब वह अपने कपड़ों के अच्छे दाम पा रहा था और अपनी मेहनत का फल भी हासिल कर रहा था। कुछ सालों बाद रामू ने अपनी दुकान का विस्तार किया और गांव में कई लोगों को रोजगार दिया। वह हमेशा याद करता था कि कठिनाइयों में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। नैतिकता मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और धैर्य रखने वालों को उनकी मेहनत का सम्मान मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम मेहनत करें और एक गांव में रहने वाला किसान रोहन एक दिन जंगल से लौटते समय एक गड्ढे में फंसे हाथी के बच्चे को देखा। उसने मेहनत करके उसे बाहर निकाला और घावों की मरहम पट्टी की। कुछ साल बाद जब भयंकर बारिश से रोहन की फसल बर्बाद हो गई तो वही हाथी अब बड़ा होकर जंगल से फल और लकड़ी लाकर उसकी मदद करने लगा। इस कहानी का सीख है कि दयालुता और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अच्छे कर्म हमेशा सुखद परिणाम लाते हैं, चाहे समय कितना भी मुश्किल क्यों न हो। रोहन दुख भरी आंखों के साथ अपनी बाढ़ग्रस्त फसल में खड़ा है, नष्ट हुए फसलों को देखकर, जबकि आसमान में काले बादल उसकी दुखद अवस्था का प्रतीक हैं। बड़ा हाथी गांव में आता है अपने पीठ पर फलों और लकड़ी की टोकरी लेकर, जबकि गांव वालों की आंखों में आश्चर्य और आभार का भाव है जब वह रोहन के पास पहुंचता है। माँ का दिल एक ऐसा कहानी है जिसमें माँ की अपार ममता और सैक्रिफाइसेस को दर्शाया गया है। इस कहानी में एक माँ अपने बच्चे के लिए हर कठिनाई का सामना करती है। वह दिन रात खटती है, अपनी इच्छाओं और सपनों का त्याग करती है, बस अपने बच्चे के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए। जब बच्चा बड़े होकर सफल होता है तो माँ की झोली में गर्व और संतोष के भाव होते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि माँ का प्यार असीमित और निस्वार्थ होता है, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी अपने बच्चों के लिए अडिग रहता है। माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए धड़कता है और उसकी ममता का कोई मोल नहीं होता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, माँ रातों को अपने बच्चे के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है। वह अपने ख्वाबों को त्याग कर अपने बच्चे की खुशियों के लिए जीती है। एक रात जब वह अपने बच्चे के बिस्तर के पास घुटने टेक कर उसे सोते हुए देखती है तो उसका दिल गर्व से भर जाता है। यह दृश्य माँ की ममता और परिश्रम की गहराई को दर्शाता है। इस दौरान हम उसकी कठिनाइयों को भी देखते हैं, जैसे कि वह कई काम करती है
हर पल अपने बच्चे की मुस्कान के लिए प्रयासरत रहती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि एक माँ का प्यार सबसे बड़ी ताकत है। एक रात आजहार पार्क में जॉगिंग के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, हमारी बेटी कहाँ है? पत्नी ने बताया, वह अपने दोस्त से मिलने गई है। आजहार ने कहा, ठीक है, उसे जल्दी घर आने के लिए कहो, मैं अब जॉगिंग पर जा रहा हूँ। जॉगिंग करते समय उसे झाड़ियों से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह रुका और ध्यान से सुना। लड़की की आवाज थी और एक आदमी की भी। उसे एहसास हुआ कि लड़की खतरे में है। लड़ाई और परेशानियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आजहार ने डर महसूस किया, लेकिन फिर भी उसने मदद करने का निर्णय लिया। उसने भागते हुए झाड़ियों की ओर दौड़ा और एक आदमी को लड़की से दूर खींच लिया। उसने हमलावर को घूंसे डालना शुरू कर दिए। हमलावर उससे बचने के लिए भाग निकला। आजहार ने तुरंत लड़की की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, लड़की कांपते हुए बोली, डैड। आजहार ने उसे गले लगाते हुए महसूस किया कि उसकी बहादुरी ने उसे अपनी बेटी को बचाने में मदद की। एक रात आजहार पार्क में जॉगिंग के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, हमारी बेटी कहाँ है? पत्नी ने बताया, वह अपने दोस्त से मिलने गई है। आजहार ने कहा, ठीक है, उसे जल्दी घर आने के लिए कहो, मैं अब जॉगिंग पर जा रहा हूँ। जॉगिंग करते समय उसे झाड़ियों से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह रुका और ध्यान से सुना। लड़की की आवाज थी और एक आदमी की भी। उसे एहसास हुआ कि लड़की खतरे में है। लड़ाई और परेशानियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आजहार ने डर महसूस किया, लेकिन फिर भी उसने मदद करने का निर्णय लिया। उसने भागते हुए झाड़ियों की ओर दौड़ा और एक आदमी को लड़की से दूर खींच लिया। उसने हमलावर को घूंसे डालना शुरू कर दिए। हमलावर उससे बचने के लिए भाग निकला। आजहार ने तुरंत लड़की की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, लड़की कांपते हुए बोली, डैड। आजहार ने उसे गले लगाते हुए महसूस किया कि उसकी बहादुरी ने उसे अपनी बेटी को बचाने में मदद की। हर कोई जीवन में उस समय का सामना करता है जब सब कुछ असंभव प्रतीत होता है, लेकिन याद रखिए, हर नई सुबह अपार संभावनाओं को लेकर आती है। अपने सपनों को लिखना एक शक्तिशाली पहला कदम है, क्योंकि यह आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे को हर कदम पर समर्थन देना है, खासकर जब आप अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष कर रहे हों। हर छोटा प्रयास, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, आपके सपनों की नींव रखने में मदद करता है और भविष्य को रोशन करता है। जब आप अपने अनुभव साझा करते हैं तो आप दूसरों को प्रेरित करते हैं और एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करते हैं। शांति और ध्यान के क्षण आपको अपने विचारों को साफ करने और सकारात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। हर उपलब्धि, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, जश्न मनाने का एक कारण है और यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अच्छी बातचीत और दोस्ती का महत्व न केवल हमें बल देती है, बल्कि हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसने समझा कि सच्ची दौलत केवल पैसे में नहीं है। कुछ समय बाद उसने एक बूढ़ी महिला की मदद की जो अपनी सामान ले जा रही थी। अब उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी और उसने सीखा कि दूसरों की मदद करने से हम केवल उनका नहीं बल्कि अपना भी भला करते हैं। एक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। वह हमेशा पैसे की बचत करने की कोशिश में रहता था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन एक गरीब भिखारी उसके पास आया और खाने के लिए मांगने लगा। कंजूस ने उसे योगी से आशीर्वाद दिलाने का बहाना बनाकर उसे भूखा लौटा दिया। कुछ दिन बाद कंजूस की तबीयत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। तब उसे समझ में आया कि अगर उसने उस दिन भिखारी की मदद की होती तो आज उसके पास दोस्तों और रिश्तेदारों का सहारा होता। उसने सीखा कि पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरों की मदद करना और साथ बनाना। एक छोटे से गांव की भूतिया हवेली ने हमेशा लोगों में खौफ पैदा किया था। कहा जाता था कि हवेली में रात के समय एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला की आत्मा भटकती है जो अपने पति की याद में कराहती है। ग्रामीण अक्सर अंधेरी रात में हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक साहसी युवक राजू ने इसका सामना करने का निश्चय किया।
जब वह हवेली के अंदर गया तो वहां अचानक एक ठंडी हवा चली और उसे उस दुखी आत्मा का सामना करना पड़ा। राजू ने उसकी कहानी सुनी और उसे शांति की सलाह दी, जिससे अंततः उस महिला की आत्मा को राहत मिली। इस साहसिक घटना के बाद हवेली की कथा गांव में एक चेतावनी बन गई कि कभी-कभी भूत की कहानी के पीछे भी एक मानवीय सद्भावना होती है। राजू हवेली के दरवाजे पर खड़ा है, उसके चेहरे पर संकल्प और डर का मिश्रण है, जैसे वह अंदर कदम रखने के लिए तैयार हो रहा है। हवेली के अंदर राजू फर्श पर बैठा हुआ है, चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियां हैं और वह ध्यान से उस भूतिया महिला की दुहक भरी कहानी सुन रहा है। सपनों की ब्रह्मांड एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की थी जिसका नाम सिया था। सिया का था कि वह अद्भुत स्थानों की यात्रा करे और जीवन के रहस्यों को जाने। एक रात जब वह सो रही थी, उसे एक चमकीला तारा दिखाई दिया जो उसके कमरे के पास आकर रुक गया। तारे ने उसे कहा कि वह उसे एक जादुई दुनिया में ले जाएगा जहां सपनों का संसार है। सिया ने सहर्ष स्वीकार किया और तारे ने उसे अपनी चिंगारी में समाहित कर लिया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक सुनहरे जंगल में थी जहां पेड़ रंग बिरंगे थे और आसमान में विशाल रंगीन तारे चमक रहे थे। वहां उसने कई अद्भुत प्राणियों से मुलाकात की जो उसे यह सिखाने आए थे कि कैसे अपने सपनों को साकार किया जाए। कई दिनों तक वह इस जादुई दुनिया में शैशव के अद्भुत अनुभवों का आनंद लेती रही, मगर एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसे अपने परिवार को वापस लौटना होगा। तारे ने फिर से उसे अपने पास बुलाया और उसे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए हिम्मत भी जरूरी है। सिया वापस अपने गांव लौटी, लेकिन अब उसके भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास था। उसने अपने सपनों को साकार करने का फैसला किया और गांव में लोगों को भी प्रोत्साहित करने लगी। उसकी कहानी ने सबको प्रेरित किया कि सपने देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण उन्हें पूरा कर। एक समय की बात है, एक बड़े शहर में एक छोटे से कैफे का नाम कैफे ख्वाब था। यह कैफे अपने अनोखे और नई-नई किस्म की कॉफी के लिए प्रसिद्ध था। कैफे के मालिक आर्यन एक युवा और प्रतिभाशाली बारिस्ता था, जिसका सपना था कि वह अपने कैफे को लोगों के लिए एक खुशियों का ठिकाना बनाए। एक दिन एक अनजान लड़की जिसका नाम खुशी था, कैफे में आई। वह दिखने में साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था। उसने आर्यन से एक अनोखी कॉफी बनाने के लिए कहा, जिसे उसने सपनों की कॉफी नाम दिया। आर्यन ने उसकी मांग पर ध्यान दिया और एक नई रेसिपी तैयार की जिसमें कई तरह के फ्लेवर शामिल थे। जब खुशी ने वह कॉफी पी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपने सपनों की दुनिया में ले जाया गया हो। उसने आर्यन से कहा कि उसकी इस अनोखी कॉफी के साथ एक कविता प्रतियोगिता आयोजित करें। आर्यन ने सोचा कि यह एक बेहतरीन आइडिया है। उन्होंने शहर भर में प्रतियोगिता का प्रचार किया और जल्द ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रतियोगिता के दिन लोगों ने अपनी कविताएं शेयर कीं और खुशी ने अपनी कविता सुनाई, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के सपने और संघर्ष को बयां किया। उस दिन कैफे ख्वाब सिर्फ एक कैफे नहीं रहा, बल्कि लोगों के सपनों को साकार करने का एक मंच बन गया। आर्यन और खुशी ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि हर किसी को वहां अपने सपने। गांव में अब सब कुछ फिर से सामान्य था। लोग मुस्कुराते हुए और बातें करते हुए उस हवेली के पास से गुजर रहे थे जो अब शांत हो चुकी थी। लड़का गांव के चौराहे पर गर्व से खड़ा था, जहां उसके चारों ओर धन्यवाद करते हुए गांव वाले उसे सराह रहे थे। गांव के ऊपर एक शांत सूर्यास्त हो रहा था, जिसमें हवेली रंगीन आसमान के खिलाफ एक साए के रूप में खड़ी थी, जो अशांति के बाद की शांति का प्रतीक था। लड़का अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा था, जहां वे मिलकर अपनी साहसिकता की कहानियों और हंसी ठहाकों का आनंद ले रहे थे। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसमें लोग सड़क से गुजरते समय डर कर निकलते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां एक आत्मा है जो रात के समय निकलती है। लेकिन एक दिन एक साहसी लड़के ने तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। रात के अंधेरे में उसने सुनी थी एक अजीब आवाज़ जो उसे अपनी ओर बुला रही थी।
जैसे ही वह आवाज के पास पहुंचा, उसे एक पारदर्शी रूप दिखा जो पहले बहुत दुखी लग रहा था। उसने धीरे धीरे उससे बात की और पता चला कि वह आत्मा असल में एक निराश प्रेमिका थी जिसने अपने प्रेमी को खो दिया था। लड़के ने उसकी कहानी सुनकर उसे समझाया कि जीवन आगे बढ़ता है और उसने उसकी आत्मा को शांति देने में मदद की। उसके बाद हवेली में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई और गांव वाले फिर से वहां से गुजरने लगे। भारत एक विविधता से भरपूर देश है, जहां विभिन्न संस्कृति, धर्म, भाषाएं और परंपराएं एक साथ मिलकर एक अद्वितीय सामंजस्य बनाती हैं। यहाँ के हर कोने में एक अलग कहानी है, जैसे कि उत्तर में हिमालय की ऊंचाइयां, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, पूर्व में सुंदर वन और दक्षिण में समुद्र तट। भारतीय त्योहारों की जीवंतता, खाने की विविधता और लोक कला की अनोखी श्रेणियां इस देश की विशिष्टता को दर्शाती हैं। यहाँ की पूरी संस्कृति एकजुट होकर जीवन के हर रंग को मनाने का मौका देती है, चाहे वह दिवाली की रोशनी हो या ईद की मिठाई। भारत की यही विशेषता इसे एक अद्भुत और जीवंत राष्ट्र बनाती है। भारत की विविधता में हर कोने की अपनी अनूठी कहानी है। पश्चिम में थार का रेगिस्तान सूर्यास्त के समय में सुनहरे रेत के टीलों के साथ एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है, जबकि पूर्वी भारत के सुंदर वन में सुरम्य पेड़ पौधे और जीव जंतु देखे जा सकते हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ संतोषजनक शांति प्रदान करते हैं। एक गांव में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग वहां से लौटने के बाद कभी नहीं आए। एक दिन एक युवक ने साहस जुटाकर हवेली की ओर बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर अंधेरे में धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा चली और उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखकर उसे बुला रहा है। घबराकर उसने बाहर की ओर भागना चाहा, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। उस रात गांव में एक और शख्स गायब हो गया और उसके बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव वाले आज भी उस हवेली को भूतिया मानते हैं और रात में वहां जाने से कतराते हैं। गांव के लोग एक बार फिर उस हवेली के बारे में बातें करने लगे। वे जलती हुई अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुए और हवेली की भूतिया कहानियों को साझा करने लगे। हर किसी का चेहरा डर और उत्सुकता से भरा हुआ था, जैसे वे एक खतरनाक राज पर चर्चा कर रहे हों। कुछ ने कहा कि वो हवेली कभी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो अचानक गायब हो गया। रात होते ही हवेली की छाया गांव पर गहरी पड़ने लगी और लोग एक दूसरे से सटकर बैठने लगे ताकि वे अकेले न महसूस करें। हवेली का रहस्य गांव वासियों के दिलों में एक डरावनी कहानी की तरह बसा हुआ था। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना सुनसान घर था जो एक भूत के लिए जाना जाता था, जिसकी शक्ल अगली थी, बाल लंबे और उलझे हुए थे और नाखून बेहद लंबे थे। यह भूत मीरा नाम की एक महिला की आत्मा थी जो अपनी सुंदरता के कारण जानी जाती थी, लेकिन जलन के कारण समाज से बाहर हो गई। एक तूफानी रात कुछ किशोरों ने उस घर में जाने की हिम्मत दिखाई और जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें मीरा की दुखी आत्मा का सामना करना पड़ा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और वह अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। किशोरों ने उस रात उसके दुख को समझा और गांव लौटकर सबको मीरा की कहानी सुनाई ताकि वह शांति पा सके और उसकी याद हमेशा दिलों में जिंदा रहे। किशोरों ने डरते डरते एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे को खोला। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि दीवारें काले धुएं से ढकी हुई थीं और घर की चुप्पी को केवल उनकी हृदय की धड़कनों ने तोड़ा। मीरा, जो एक बार खूबसूरत थी, अब भूत के रूप में प्रकट हुई। तिरछे बाल उसके चेहरे पर लटके थे और उसकी आंखों में अनकही कहानियां थीं। किशोरों ने उसके आसपास खड़े होकर उसकी पीड़ा को महसूस किया, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तय किया कि वे गांव लौटकर मीरा की कहानी बताएंगे ताकि सब लोग उसकी सच्चाई जान सकें और उसे शांति मिले। एक ठंडी अंधेरी रात में गांव के बाहरी छोर पर बने पुराने खंडहर हवेली में एक भूतनी का साया मंडराता था। गांव वाले कहते थे कि वहां वर्षों पहले एक युवती की रहस्यमय मौत हुई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। रात के सन्नाटे में हवेली से हल्की हल्की सिसकियां और पैरों की आहट सुनाई देती थी। एक बार एक नन्हा लड़का जिज्ञासावश हवेली में घुस गया। अचानक उसे एक ठंडी हवा ने छुआ और सामने एक धुंधली सी साड़ी वाली आकृति दिखी जिसकी आंखें खाली थीं। लड़का चीखता हुआ भागा और तब से गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों ने उस नन्हे लड़के की कहानी सुनी और हवेली के बारे में कई तरह की अफवाहें फैल गईं। कुछ ने कहा
कि हवेली की दीवारों में गूंजती हुई चीखें सुनाई देती हैं, जबकि अन्य ने दावा किया कि रात होने पर वहां एक धुंधली आकृति घूमती है। धीरे धीरे गांव के बच्चे उस हवेली को भूतिया जगह मानने लगे और वहां जाने से डरने लगे। लेकिन जिज्ञासा तो कभी कभी डर से भी बड़ी होती है, और एक दिन 3 निडर बच्चे उस हवेली का सामना करने का फैसला करते हैं। जैसे ही रामू ने आत्मा की बात सुनी, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसके मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे, लेकिन डर ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। हवेली के चारों ओर एक गहरी चुप्पी थी, जैसे सभी जीव जंतु भी इस रहस्य को समझते थे। अचानक दीवारों से आती आवाजें और तेज हो गईं, जैसे हवेली अपनी पुरानी कहानियां सुनाना चाह रही हो। रामू ने हिम्मत करके पूछा, आप मुझसे क्या चाहती हैं? आत्मा ने फिर से धीमी आवाज में कहा, मैं अपने दुखों को भुलाने के लिए किसी को सच्चाई बताना चाहती हूँ। एक ठंडी अंधेरी रात में गांव के बाहरी छोर पर बने पुराने हवेली में एक भूत की कहानी चर्चित थी। लोग कहते थे कि वहां एक साये की तरह घूमने वाली आत्मा रहती है, जो रात के सन्नाटे में फुसफुसाती थी। रामू, एक नन्हा लड़का, जिज्ञासावश उस हवेली में घुस गया। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और दीवारों से अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। तभी एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई, जिसके चेहरे पर दर्द और उदासी थी। रामू डर के मारे कांपने लगा, पर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ की मालकिन थी, जिसे बरसों पहले छल से मार दिया गया। कहानी अधूरी रह गई क्योंकि रामू भाग खड़ा हुआ, और उस रात के बाद उसने कभी हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा। एक समय की बात है, भारत के एक खूबसूरत शहर जयपुर में, जहां हर जगह गुलाबी रंग के घर थे। वहां के लोग बहुत मिलनस और खुशहाल थे। एक दिन शहर के छोटे से बच्चे ने, नाम आर्यन ने, सोचा कि वह अपने दोस्तों के साथ एक बड़ा मेला लगाएगा। उनके पास एक पीला टेंट था, जिसमें उसने अपने दोस्तों के लिए खाने पीने के स्वादिष्ट सामान तैयार किए। मेले में उन्होंने खेल खेले, मजेदार नाच गाने किए और एक दूसरे को खुशियां बांटी। जयपुर का यह मेला सभी के लिए यादगार बन गया, और आर्यन और उसके दोस्तों ने सीखा कि एकता में बल है। इस तरह जयपुर के लोग और भी करीब आए और उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। जैसे जैसे मेला आगे बढ़ा, बच्चों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया और एक दूसरे के साथ अपनी खुशी साझा की। आर्यन और उसके दोस्तों ने मंच पर नाचना शुरू किया और सब मिलकर गाने लगे, जिससे वहां का माहौल और भी आनंदमय हो गया। मेले में खाने पीने की चीजें पूरी तरह से खत्म हो गईं, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी की चमक कम नहीं हुई। हर किसी ने एक दूसरे को गले लगाकर अपनी सच्ची दोस्ती का इजहार किया। जयपुर का यह मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं था, बल्कि एक यादगार दिन था, जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। युवक बेताबी से निकासी का रास्ता खोज रहे हैं, जब हवेली की दीवारें उन पर बंद होने लगती हैं। उनके चेहरे पर आतंक और निराशा के भाव हैं। एक धुंधला आकृति अचानक उनके पीछे प्रकट होती है। उसकी डरावनी उपस्थिति तनाव को और बढ़ा देती है, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जो दशकों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव के 4 युवक साहसिकता के मद में वहां रात बिताने का फैसला करते हैं। जब रात का अंधेरा पसरता है, तो उन्हें हवेली में एक पुराना दर्पण मिलता है। जैसे ही वे दर्पण के सामने खड़े होते हैं, उनका प्रतिबिंब धीरे धीरे बदलने लगता है और एक खतरनाक आत्मा उनकी ओर देखती है। अचानक हवेली की दीवारें उन पर बंद होने लगती हैं और डरावनी चीखें सुनाई देने लगती हैं। युवक समझ जाते हैं कि यह हवेली केवल भूतिया नहीं, बल्कि एक खूनी इतिहास को अपने में समेटे हुए है। अब उन्हें भागने का एकमात्र तरीका है, लेकिन क्या वे समय पर भागने में सफल होंगे? एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा था, जिसका नाम आर्यन था। आर्यन को प्रकृति से बहुत प्यार था और वह हमेशा बाहर जाकर पेड़ पौधों और जानवरों के साथ खेलता था। एक दिन उसने देखा कि गांव के पास एक छोटी सी नदी सूख रही है।
उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी की सफाई करने का फैसला किया। सभी बच्चों ने मिलकर नदी से कूड़ा उठाया और वहां पौधे भी लगाए। कुछ ही समय में नदी वापस बहने लगी और गांव में हरियाली छा गई। आर्यन और उसके दोस्तों ने सीखा कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने गांव को एक खूबसूरत जगह बना दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। गांव के लोग अब नदी के किनारे एक छोटा सा उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए। आर्यन और उसके दोस्तों ने मिलकर जो किया उसकी सराहना सभी ने की। नदी फिर से बहने लगी और गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। बच्चे खेल रहे थे और बड़े लोग हंसते खिलखिलाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। हर कोई आर्यन और उसके दोस्तों के प्रयासों के लिए आभारी था। उन्होंने समझा कि जब हम हर किसी का साथ देते हैं और मिलकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। अब उनका गांव फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया था। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम चुटकी था। चुटकी बेहद चंचल और जिज्ञासु था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक खोज करने का फैसला किया। वे जंगल में गए और वहां एक चमकदार पत्थर देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह पत्थर क्या था। चुटकी ने सोचा कि शायद वह कोई जादुई पत्थर है। उसने पत्थर को घर लाने का निश्चय किया। घर जाकर उसने अपने दादाजी से पूछा। दादाजी ने बताया कि यह एक साधारण पत्थर है, लेकिन इसका महत्व उस जादू में है जो दोस्ती और साहस लाने में है। चुटकी ने समझा कि असली जादू तो उनकी दोस्ती और साथ में की गई मजेदार खोज में है। उस दिन से चुटकी और उसके दोस्तों ने हर दिन एक नई खोज करने का प्रण लिया। उनकी खोजों ने उन्हें नई जगहों और अनुभवों से भर दिया। चुटकी ने अपने दोस्तों को और भी नई खोजों के लिए प्रेरित किया। हर खोज ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। एक दिन उन्होंने एक गुप्त गुफा की खोज की। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी देखकर चुटकी और उसके दोस्त आश्चर्यचकित रह गए। एक बार एक बड़े शहर में एक पुराना भवन था जिसे लोग खूनी भवन के नाम से जाना करते थे। यह बिल्डिंग एक पुराने महल की तरह थी जो अब वीरान और खंडहर में बदल चुकी थी। कहा जाता था कि यहाँ रात को अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कई लोगों ने रात में वहां जाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। एक रात 4 साहसी दोस्त इस खौफनाक भवन की जांच करने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और चारों तरफ एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। अचानक उन्हें एक महिला की चीत्कार सुनाई दी जो किसी अदृश्य शक्ति से उनके चारों ओर घूम रही थी। दोस्तों ने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे हैं और तस्वीरों में कैद लोग अजीब तरीके से उनकी ओर देख रहे थे। तभी एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। यह एक भूत था जिसकी आंखों में कर्जा था। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन भवन ने उन्हें पकड़ लिया। भूत ने बताया कि उसे यहां फंसे हुए कई साल हो गए हैं और वह अपने दर्दनाक अतीत का बदला लेना चाहती है। अचानक सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। आज भी चारों दोस्त अब इस खूनी भवन के रहस्य में फंस चुके थे और उनके अतीत जो वह कभी भूलना चाहते थे उनके सामने आ गया। उस रात के बाद शहर में उनके बारे में कोई पता नहीं चला और खूनी भवन की दहशत और भी बढ़ गई, जिससे लोग और भी दूर भागने लगे।